Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए, so let's continue our exercise which we started yesterday, including the chapter introduction and the exercise introduction as well. Exercise number 6.1 of your NCERT book. Chapter introduction plus exercise introduction कल किया था. What is the chapter name and what is the topic name? कौन सी exercise है? Exercise introduction भी कल ही किया था. What is the topic name? Rate of change of a quantity with respect to change in some other quantity. ठीक है, यूजिंग डेरिवेटिव्स. ठीक है, इसके दो क्वेश्चन हमने कल किए थे. चलें कंटिन्यू करें एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 3. द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट दिस रेट. फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 से. कल बताया था, ये पॉइंट तो लास्ट में पढ़ा जाता है. एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो भी चीज पूछी जा रही है तो उस पॉइंट को लास्ट में पुटअप करेंगे, बिल्कुल लास्ट में, एट द एंड. ठीक है, उससे पहले पढ़ लेते हैं हम. सवाल क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है. तो इन शॉर्ट बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए बाई डी टी. ठीक है, तो ये तो गिवन है और ये तो ऑलरेडी गिवन है और ये जो है वो पूछा गया है. ठीक है, और कब पूछा गया है? जब रेडियस, व्हेन रेडियस इज 10 एट अ पॉइंट. डन. तो अब ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन आ गया, इसको तो जल्दी से यूं ही खत्म करो. देखो, डी आर बाय, जो बिल्कुल सेम पैटर्न के आएंगे उनको अब अपन जल्दी से विदाउट स्टेप्स करेंगे. आपको कोशिश करनी है घर में बैठ के विद प्रॉपर स्टेप्स, जैसे अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया वैसे के वैसे इसको करा जाए. सो डी आर बाई डी टी क्या है बताओ? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कई बार ये डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा भाई डी आर बाई डी टी गिवन है या डी ए बाई डी टी गिवन है. वैसे तो लाइन लिखी हुई है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग, तो वहां से पता चल रहा है कि रेडियस के चेंज होने की रेट गिवन है. बट फिर भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर आए. 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर एरिया तो नहीं होगा, रेडियस ही होगा. यानी रेडियस की रेट गिवन है और बाकी एरिया की पूछी गई. तो यूनिट भी आपकी हेल्प करेगा भी क्या गिवन है. 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो एरिया की रेट गिवन होती, एरिया के चेंज होने की रेट गिवन होती. समझ गए? तो इसका आपको उपयोग लेना है, यूनिट का उपयोग लेना है. चलो जी, ये तो गिवन है. अब हमसे क्या पूछा है इसने? जैसा कि मैंने कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, rate of change of area when the radius is what? 10 centimeter. This is what we are asked to find. आपका स्कूल है आज? कल से? आज छुट्टी दी स्कूल वालों ने? आपने लिया एक दिन एडजस्ट होने में? अच्छा, फिर कल से क्या टाइम रहेगा? यहाँ का क्या टाइम रहेगा? Convince the others. Will they be coming at 5 o'clock and let me know? ओके. सो अब इधर से ये फाइंड आउट करने के लिए what are we required to do? We are required to differentiate the area function. तो हम एरिया फंक्शन बनाते हैं. वी नो दैट लिख के, वी नो दैट एरिया ऑफ ए सर्किल की बात हो रही है ना. कल कहा था मैंने, सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, है ना, ऑफ मेंसुरेशन चैप्टर. एरिया ऑफ ए सर्किल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर, वी ऑल नो दैट. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. कौन सा एक्स? टी. दोनों डेरिवेटिव्स विद रेस्पेक्ट टू टी है, तो ये पैदा करो या वो पैदा करो, विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे हम. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी. आपने कवर किया? कल नहीं आए थे ना? कवर किया ये चैप्टर? फिर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कल संडे तो था. कल भी कहीं गए थे क्या? तो फिर वी गेट differentiating both sides with respect to t. So a becomes dA by dt. अब पाई आर स्क्वायर को टी की रेस्पेक्ट में करना है. पाई तो विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लेकिन आर का भी तो डेरिवेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू टी. सो दैट विल बी डी आर बाय डी टी. क्या बताया था? दो डेरिवेटिव्स नोटेशंस निकल के आएंगे आपके इक्वेशन में, जिसमें से कोई एक तो गिवन होगा और कोई एक पूछा होगा. जैसे इस बार ये गिवन है और ये पूछा है, कल को ये गिवन होकर ये भी पूछा जा सकता है. तो अभी डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है. पुट दैट वैल्यू पाई इंटू टू आर कर दो सीधे, 2 पाई आर. एंड what is the rate of change of radius given into 3. So ये हो जाता है 2 पाई आर into 3 and 6 पाई आर, and since it is area I will put centimeter square per second. ठीक है, अब क्या करूं?
अच्छा देखो, इसके पीछे भी लॉजिक है सर, ये आपने ऐसे कैसे डाल दिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, बस एरिया देख के डाल दिया कि ना। मुझे बताओ रेडियस का यूनिट क्या होता है, बोलो। सेंटीमीटर। और डी आर बाई डी टी का यूनिट उन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है, बट अब इतना लिखना नहीं होता हमको, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब ये भी नहीं पूछा ना, इससे भी पेट नहीं भरा उसका, उसने तो वो पूछा है, यानी कि इसके अंदर भी अभी आर की वैल्यू 10 पुट अप करनी है। ठीक है, सो लास्ट एंड द फाइनल स्टेज ऑफ द क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे नाउ, जो भी चीज पूछी उसको लिख देता हूँ। रेट ऑफ एरिया, rate of change of area when radius is how much, 10 centimeter, when radius is 10 सेंटीमीटर। इस पूरी बात को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके यहाँ तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, इसको नोटेशन में कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया को डी ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी, एंड व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर दैट मींस एट अ पॉइंट वेयर आर इक्वल टू 10। सो इसमें क्या करना है अपने को, 6 पाई आर में आर की वैल्यू 10 पुट अप करें एंड यू विल गेट 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। मैच द आंसर, मैच इट क्विक। नो वन हैज गॉट द बुक। कल आप भी नहीं आए थे, क्यों? पैदल थोड़ा ना आते हो, चल के। मैंने भी नहीं बोला आना है, वहां से यहाँ तक भी नहीं चला जा रहा था, ऐसे बोलो उठा नहीं जा रहा, नींद नहीं खुल रही थी। अच्छा, अब आज कल से स्कूल चालू है, अब आज ये हालत है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, तो हाउ विल यू कॉप अप फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, चलें आगे, नेक्स्ट मैं क्या ही बोलूं। क्लास 12th स्टूडेंट इज कंप्लेनिंग अबाउट, मुझसे चला नहीं जा रहा था। बेटा, वी विल ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स। अभी आपके सीनियर से आपको मैंने कई बार बोला है, बात किया करो। कितना वो इस समय ये सारा कोर्स उन्होंने कर लिया था, सारा कोर्स, फिर भी 60 आउट ऑफ 100 लाई है सिक्सटी मैथ्स में। it- वो अप्रोच, वो एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा अपने अंदर है, अगर कुछ बड़ा अचीव करना है। नहीं तो फिर बड़ा अचीव करने का सपना छोड़ दो, चीज भी बड़ी चाहिए लेकिन मेहनत वैसे नहीं करनी है, करना तो हमको हमारी मन की है। चलिए आइए, एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्यूब है, उसकी एज, एज बोले तो साइड होती है, वो बढ़ रही है, तो साइड को अपन ए से डिनोट कराते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखते हैं, ए क्यूब लिखते हैं ना, तो साइड ए हो गई। एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यहाँ पे मैं स्टेप्स थोड़े से आगे से नहीं लिख रहा हूँ, बाकी सब आपको लिखना है, वही सेम पैटर्न ऑफ द स्टेप्स विल कंटिन्यू। ओके, बट याद रखना अगर आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो यू विल नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स। तो अगर किसी को कोई डाउट्स है कि सब मुझे इसके स्टेप्स बताओ, तो आप आ जाइए मेरे पास, मैं अलग से बता दूंगा, बट अब क्लास में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको कुल मिला के घर पे ट्राई करना है, राइट। एन एच ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो इस पूरी बात को यहां से लेकर और यहां तक, ये पूरी गिवन चीज को मैं समेट के लिख सकता हूँ, डी ए बाय डी टी लिख सकता हूँ। एच के चेंज होने की रेट हो गई है, इज इक्वल टू हाउ मच गिवन इट इज, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। आगे, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर। अब क्या बदलने की रेट पूछ रहा है आपसे, क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के बदलने की रेट को हम नोटेशनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ। वॉल्यूम के चेंज होने की, बढ़ने की, घटने की को नोटेशनल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे इसको लिखा तो क्या क्या लिखेंगे, बताओ क्या पूछा है हमसे। हम्म, बोलो प्रियांशु। डीवी बाई डी टी पूछा है, और वो भी एट अ पॉइंट पूछा है। मैंने क्या कहा था, 99% क्वेश्चन में एट अ पॉइंट पूछेगा, तो क्या है वो पॉइंट,
10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स व्हेन a इक्वल टू 10, ये आपसे पूछा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा दूर से? तो पास आ जाइए थोड़ा सा। इतने तकलीफ पाने की क्या जरूरत। हाँ जी, डन। ओके, अब क्या करें, यहां से ये पता करना है कुल मिला के। सो इस पूरे वारदात में वॉल्यूम फंक्शन शामिल है। वॉल्यूम फंक्शन को लिख दें हम, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, टेल मी। ए क्यूब। तो इसको अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दूं तो डी ए बाई डी टी भी पैदा होगा और डीवी बाई डी टी भी पैदा होगा, जिसमें से एक गिवन एक पूछा है। वेरी इजी। ओके, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट डीवी बाई डी टी, टी वी बाय डी टी। इधर बोलो ए क्यूब का डेरिवेटिव बोलो, पहले विद रेस्पेक्ट टू ए करो तो 3a², फिर ए को विद रेस्पेक्ट टू टी करो, चेन रूल से, सो डी ए बाई डी टी। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, डी ए बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, सो आई राइट 3a²। इसको बिल्कुल ऐसे मेंशन करना है आपको, इक्वेशन 1 इज गिवन, और फिर जब आप यहाँ पे पुट अप करोगे 3 तो यू विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। ये आपने वैल्यू कहाँ से लिखी, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इट विल बी लाइक 9a²। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट बोलो, उसने सेंटीमीटर लिया तो आप लोगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, अगर उसने मीटर लिया होता तो आप मीटर क्यूब लेते हैं। ऑब्वियस बात है। चलो अब अपने को अभी इससे भी पेट नहीं भरा उसका, उसने तो डीवी बाई डी टी एट, डीवी बाई डी टी एट एट ए इक्वल टू 10 पूछा है। सो विल पुट ए की वैल्यू 10, 9 इंटू 10 का स्क्वायर इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको आप स्टेप्स में लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द एज इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर इज गिवन बाय, फिर ये ओके 900 सेंटीमीटर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, हर चीज का मतलब भी समझते चलो। हर सेकंड एज जो है 3 सेंटीमीटर बढ़ रही है। जैसे इस समय जो एज है क्यूब की मान लो 10 है, तो अगले सेकंड 13 हो जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम हर सेकंड 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। अगर आज 1000 है तो कल 1900 हो जाएगा, मतलब एक सेकंड बाद 1900 हो जाएगा। वहां पे 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ी तो यहाँ पे वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ गया। ये है इस पूरी वारदात का मतलब। ठीक है, मीनिंग पता होना चाहिए, ऐसे नहीं बस करे जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्किल। ये सब हम अपन बचपन में करते थे, आज भी करते होंगे कई लोग। जैसे शांत पानी में हमने पत्थर फेंका तो रिपल्स बन जाती हैं, लाइक ऐसे सर्कुलर रिपल्स, तो वी विल कंसीडर इट एज ए सर्किल। तो वेव्स बन गई, सर्कल्स बन गई, ये लिखा हुआ भी है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वेव्स मूव्स इन अ सर्कल, कल को नहीं लिखा हुआ हो तो ये छोटी मोटी चीजें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि वेव्स सर्कुलर बनेगी। ठीक है ना। और क्या दे रखा है, आप ये चेक करो, स्पीड में आपको यूनिट क्या दे रखा है, स्पीड में आपको यूनिट दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे रखी है। तो अब ये स्पीड दे रखी है, तो वो सर्कुलर वेव्स की क्या बढ़ने घटने की स्पीड हो सकती है, 5 सेंटीमीटर है, क्या बढ़ने घटने की, रेडियस। ऑब्वियस बात है, आप कह सकते हो सर्किल में तो रेडियस भी होता है और एरिया भी होता है, बट स्पीड का यूनिट देखो उसने क्या दे रखा है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली रेडियस की यूनिट होगी, यानी ये रेडियस के बढ़ने की स्पीड दे रखी है। भाई इस समय अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है, अगले ही सेकंड उस सर्क्यूलर वेव का रेडियस 15 हो जाना है, ऐसा उसने कह रखा है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है कि एट एन इंस्टेंट, किसी भी एक मोमेंट पे, जब रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर थी, जब रेडियस क्या थी 8 सेंटीमीटर थी, तो आपको पता लगाना है हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो उस सर्कुलर वेव का एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है वो आपको पता करना है, और किस समय, जब रेडियस क्या थी 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया पॉइंट। समराइज किया करो क्वेश्चन को, जैसे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसकी चेंज होने की रेट है, रेडियस की। सो यू विल पुट डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या गिवन है आपको, 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन। और पूछा क्या है कि हाउ फास्ट इज द एंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज एरिया के इंक्रीज होने की स्पीड पूछी है, दैट मीन्स डी ए बाय डी टी पूछा है आपसे, और वो भी कब, एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8। तो यानी आर इज इक्वल टू 8, ये डी ए बाई डी टी कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। ठीक है, यू विल यूटिलाइज द गिवन इंफॉर्मेशन, इसको यूटिलाइज करेंगे। और कौन सा फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होगा फिर बताओ, एरिया फंक्शन, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टी। सो वी गेट, टेल मी, ए को विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया तो डी ए बाय डी टी
पाई आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू आर करो पहले, सो 2 पाई आर, और चेन रूल से आर को भी टी के रेस्पेक्ट में करो, तो डी आर बाय डी टी, जिसमें से भी डी आर बाय डी टी, दिस थिंग इज गिवन। सो नेक्स्ट स्टेप में, द वेरी नेक्स्ट स्टेप फ्रॉम इक्वेशन 1 आई विल पुट 5, सो 10 पाई आर सेंटीमीटर पर सेकंड। जब तक अपन पॉइंट पुटअप नहीं करेंगे तब तक ये जो भी आएगा ये एज ए फंक्शन ही मिलेगा, ये चीज भी याद रखना। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो भी मिलेगा 10 पाई आर, ये एक रेडियस का फंक्शन मिलेगा। आपने एरिया को रेडियस का फंक्शन से स्टार्ट किया था, तो हमने क्या सीखा है पिछले चैप्टर में, अगर वाई एक्स का फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव भी एक्स का ही फंक्शन है, जब तक हम एक्स की कोई वैल्यू पुटअप नहीं करते एट ए पॉइंट। तो अभी तक नहीं पुटअप किया ना हमने। सो हमने एरिया हमने स्टार्ट किया, वी हैव स्टार्टेड विद एरिया एज अ फंक्शन ऑफ आर, सो डी ए बाई डी टी भी हैज कम आउट टू बी अ फंक्शन ऑफ आर टिल द टाइम वी विल पुट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है। हाँ, कई बार ये आ जाता है आर नहीं दिखाई देता है, तो कोई बात नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स भी कांस्टेंट फंक्शन होता है, वाई इक्वल टू 5 भी एक फंक्शन है, वहां पे आर की वैल्यू आर टू द पावर 0 छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये आर का फंक्शन माना जाएगा जब तक हमने आर की वैल्यू पुटअप नहीं किया। आर की वैल्यू पुटअप करने के बाद फिर वो एक न्यूमेरिक वैल्यू बनती है, ठीक है। तो हमसे तो उसने ये नहीं पूछा ना, लेकिन हमसे क्या पूछा है उसने, क्या पूछा है बोलो, डी ए बाय डी टी वेन आर इक्वल टू 8, उसको समराइज कर देना। The rate of change of area when the radius of the circular wave is 8 centimeter is given by this thing, and this has to be calculated using 10 pi, r की वैल्यू रखो 8, so 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अलग अलग रियल लाइफ सिचुएशन अब ये दे रहा है, घूम फिर के बात तो वही करनी है कि एक रेट ऑफ चेंज गिवन है, दूसरा पूछा है, दैट्स इट। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की रेट बदलने की रेट पूछ ली उसने, और रेडियस की रेट जो है वो गिवन है, यानी डी आर बाय डी टी तो गिवन है, और 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने क्या नोटिस किया, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दे रखा, अभी किस पॉइंट पे, क्यों नहीं दे रखा बताओ, रेडियस, यस। इस बार जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो मैं केस पिछला वाला बता रहा था कि फंक्शन ऑफ आर आता है हमेशा, लेकिन इस बार कांस्टेंट आएगा, तो आर पुटअप करने के लिए है ही नहीं, इसलिए मोमेंट भी नहीं दिया। देखो करके बताते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो गिवन है दिस, और आपसे क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, सी से मार्क कर दूं सरकमफ्रेंस को, डीसी बाय डी पूछा गया है, बट किसी पॉइंट पे नहीं, एज अ फंक्शन नहीं पूछा गया है, ठीक है। सो सरकमफ्रेंस फंक्शन को मैं एक्सपैंड करूं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 2 पाई आर, with respect to which parameter will differentiate it, with respect to t parameter. So differentiating both sides with respect to t, we get dc by dt, जो पूछा गया है इसकी वैल्यू बताओ क्या आ गई। पहले 2 पाई आर को आर की रेस्पेक्ट में करो तो 2 पाई, और फिर आर को टी की रेस्पेक्ट में करो जरा, तो डी आर बाय डी टी। चलो, डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी रख दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, उसको इक्वेशन 1 मार्क करके और उस वैल्यू भी रख दूं अगर मैं, तो भी ये क्या बनता है 0.7, यानी कि 2 × 0.7 1.4 पाई, और सरकमफ्रेंस है आपकी बार, तो सरकमफ्रेंस को कैसे मार्क करते हैं हम, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा आंसर 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें अभी आर आर जैसी चीज एलिमिनेट हो गई, क्योंकि हमने चालू ही लीनियर से किया था, तो कांस्टेंट आना है। जब हम चालू क्वाड्रेटिक से करते हैं तो लीनियर आता है, क्यूबिक से करते हैं तो क्वाड्रेटिक आता है, 1 डिग्री तो कम होती है वन टाइम डिफरेंशिएट करने में। सो अभी हमने चालू ही लीनियर से किया था, तो इट हैज कम आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है। अब इसीलिए इसने डीसी बाई डी टी एट आर इक्वल टू समथिंग पॉइंट दिया ही नहीं। क्यों, अगर मैं आर इक्वल टू 8 कहूंगा तो भी यही आंसर है, अगर मैं आर इक्वल टू 10 कहूंगा तो भी यही आंसर है, अगर मैं आर इक्वल टू 20 कहूंगा तो भी यही आंसर है, यानी कि सरकमफ्रेंस लीनियर फंक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सरकमफ्रेंस किसकी तरफ बढ़ रहा है, लीनियर। और मैंने आज शायद आपको कल कहा था कि एक ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना जिसमें सरकमफ्रेंस लीनियर फंक्शन की तरफ पड़ेगा, किसी भी पॉइंट पे आप देखो 1.4 पाई बढ़ रहा होगा, उस केस में हम इसको मैनुअली भी प्रूव करके देखेंगे। तो करके देखें, ये वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। औरों में मैनुअली प्रूव करके नहीं देख सकते, क्योंकि उतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे हम नहीं पहुंच सकते। वहां पे क्या है, आर इक्वल टू 10 पे जो स्पीड है, आर इक्वल टू 11 पे उससे ज्यादा स्पीड है, समझे।
फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ सिचुएशन मानते, सपोज करो मुझे जयपुर जाना है और सपोज करो मुझे एक स्टिपुलेटेड टाइम पे वहां पे पहुंचना है। अब मैं पहुंचा यहाँ तक, कोथूम चाकसू तक पहुंचा, और मैंने देखा यार टाइम तो ज्यादा हो गया है, तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा स्पीड बढ़ाते बढ़ाते लेट से मैं टोल नाके तक पहुंच गया। वहां पे मुझे एनालाइज हुआ कि यार अभी भी मैं पीछे हूँ, मैंने और स्पीड बढ़ाई, तो टोल नाके से चाकसू तक कंटिन्यूअसली मेरी स्पीड बढ़ रही है। हर एक पॉइंट पे स्पीड बढ़ने की रेट अलग अलग है ना, हर एक पॉइंट पे। तो उसको अगर एक फंक्शन में डालूं तो वो एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पावर 4 पावर 5 वाला फंक्शन, पॉलिनॉमियल फंक्शन बनने वाला है। लेकिन अगर मैं कॉन्स्टेंटली मेरी स्पीड बढ़ा रहा हूं तो वो एक लीनियर फंक्शन है, जो कि बड़ा ही मुश्किल है। प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में कांस्टेंट फंक्शन होता ही नहीं है, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन क्वाड्रेटिक और क्यूबिक टाइप का ही होता है। ठीक है, अब उसने कहा है कि ऐसा है तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। चलो इसको मैनुअली देखते हैं। सपोज करो, मुझे बताइएगा, इस समय मान लेते हैं, इस समय मान लो रेडियस 10 है। ठीक है, तो अगले 1 सेकंड के बाद रेडियस कितना होगा बताओ। आफ्टर 1 सेकंड रेडियस कितना होगा बताओ, बोलो सौम्य, क्या होगा? क्या पढ़ा आपने ऊपर? हर सेकंड रेडियस कितना बढ़ रहा है? 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आज 10 है, तो 1 सेकंड बाद हर 1 सेकंड में इतना बढ़ रहा है ना, कितना हो जाएगा? 10.7। अब दोनों से इसका सरकमफ्रेंस निकालो। यहां से सरकमफ्रेंस क्या निकलेगा? 2 पाई आर। मतलब जब 10 था तो सरकमफ्रेंस कितना था? 2 पाई आर, आर मतलब 10, तो यानी कि 20 पाई सेंटीमीटर। बोलो, अब यहां से जरा सरकमफ्रेंस निकालना 10.7 से, तो 2 पाई इंटू 10.7। अगले ही सेकंड में सरकमफ्रेंस भी तो ये हो जाएगा, अगले सेकंड में रेडियस बढ़ा तो सरकमफ्रेंस भी बड़ा होगा। सो 10.7 इंटू 2 कितना होता है बोलो? 21.4 पाई सेंटीमीटर। यू सी द डिफरेंस, कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ? माइनस करो इसमें से, वो करो, 21.4 में से 20 माइनस करो ना, मैच हुआ। यानी हर एक सेकंड पे 1.4 पाई सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। अभी मैंने आर की वैल्यू 10 रख के देखी, आप 20 रख के देख लो। लेकिन बाकी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। कई क्वेश्चंस में आर की वैल्यू 10 पे अलग स्पीड है, आर की वैल्यू 11 पे अलग स्पीड है, आर की वैल्यू 12 पे अलग स्पीड, आर की वैल्यू 13। तो हर एक आर की वैल्यू पे अलग अलग स्पीड है ना, इसलिए वो पूछता है कि आर की वैल्यू इस पे ही बताओ तुम तो। अब उसको पता है यहाँ पे हर बार सेम स्पीड है, तो इसलिए उसने आर की वैल्यू नहीं दी भी, इस पे बताओ, उसको पता है सेम है। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। सो कोई कहे सर मैं इसे मैनुअली कर लूंगा, तो कर लेना, आप मैनुअली कर सकते हो, बट ओनली इन द केस जब फंक्शन लीनियर हो। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, मान लो एरिया या क्यूबिक फंक्शन होता, वॉल्यूम का फंक्शन होता, तब आप मैनुअली कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज बाय हैंड आप उतनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक नहीं पहुंच सकते जितनी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तक आपको डेरिवेटिव लेके जाता है। ये h टेंड्स टू 0 पे लेके जाता है आपको। आप बाई हैंड h टेंड्स टू 0 पे नहीं जा सकते, है ना। ये दिखने में dc/dt है, इसके पीछे की थ्योरी है लिमिट। तो इसके अंदर वो लिमिट लिमिट सब लग चुका है। हम बड़े ही रिसर्च करके आए, पहले लिमिट सीखा, लिमिट से फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और फंडामेंटल थ्योरम से वहां से हमने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनाया है, जो कि क्या बनाया बताओ, बोलो। डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बनाया हमने? लिमिट एज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। आगे बोलो। और अगर एज अ फंक्शन की बात करें तो हाँ बोलो, एफ ऑफ, एज अ फंक्शन बताओ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 बताओ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच, हमेशा हम राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये सारी चीज छुपी हुई है इसमें, हम बार बार ये नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने एक फॉर्मूले बना दिए, एक लिस्ट बना दी। साइन थीटा है तो कॉस थीटा कर देना, लेकिन साइन थीटा से कॉस थीटा इसके थ्रू हुआ है, तो उसके अंदर सब कुछ छुपा हुआ है जो हम मैनुअली नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमने रास्ते निकाले, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, अब रेक्टेंगल ले लिया उसने, तो अब तक जो अपन चीजें देख रहे थे, करीब करीब सर्कल देख रहे थे, सर्कल या क्यूब देख रहे थे या स्क्वायर देख रहे थे, तो उसमें एक ही पैरामीटर था, लाइक सर्कल में रेडियस, क्यूब में एज। लेकिन रेक्टेंगल में तो दो पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ होते हैं ना। तो अब ऐसे दो दो पैरामीटर वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। जैसे कोन की बात करें तो कोन में भी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो दो होते हैं, हाइट एंड रेडियस होते हैं ना।
बोलो, हाइट पे भी कुछ चीज डिपेंड करेगी, रेडियस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। चलो देखते हैं क्या कहता है ये। एक रेक्टेंगल की लेंथ तो हो रही है डिक्रीज, किस रेट पे, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और विड्थ यानी कि ब्रेड्थ हो रही है इंक्रीज, वो किस रेट पे हो रही है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। डन। ये तो हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी दो बार रेट ऑफ चेंज दे दिया, लेंथ की अलग दे दी और ब्रेड्थ की अलग दे दी। अब जब x है 8, y है 6, ये तो वो पॉइंट है। अब वो पॉइंट कहाँ देता है, कई बार एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन देता है, कई बार बीच में दे देता है। हमको पिक करना है कि ये वो वाली चीज है जो हमको लास्ट में यूज करनी है, ये पहले नहीं यूज करनी है। ठीक है, when this is this, when this is, तो ये तो पॉइंट हो गया। चलो जी, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, पहली चीज, एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा पेरीमीटर तो कांस्टेंट आने वाला है, क्योंकि पेरीमीटर इज नॉट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, इट इज ए लीनियर फंक्शन। हाँ, रेक्टेंगल आपका जो है, ये जो इस कहने का मतलब है, ये x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6 तो गिवन है ना, ये केवल और केवल एरिया के लिए गिवन, इसका वहां पे कोई रोल नहीं है। क्योंकि अभी सरकमफ्रेंस में कोई पॉइंट मिला क्या पुटअप करने के लिए, कांस्टेंट मिला ना। तो पेरीमीटर इस, जैसे सरकमफ्रेंस लीनियर है तो पेरीमीटर भी तो लीनियर है, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस एक ही तो बात होती है। तो वो भी तो लीनियर फंक्शन बनेगा ना। तो लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। तो कांस्टेंट फंक्शन में एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू पुटअप करने की कोई रोल ही नहीं आएगा। ये क्यों दे रखा है सर फिर, क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की रेट भी तो पूछी, अगर ये क्वेश्चन नहीं होता तो ये गिवन पॉइंट भी नहीं होता। समझ गए। ओके, क्वेश्चन को माइंड में डी कोड कर लिया करो। अच्छा, स्टोरी क्या चल रही है वहां पे, फिर देखो आपके कैलकुलेशन स्पीड और सॉल्यूशन करने की स्पीड कितनी तेज हो जाती है। तो लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, तो लेंथ को एक्स उसने खुद नहीं कह दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर इट इज गिवन दैट, विद प्रॉपर स्टेप्स देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेयर इट इज गिवन दैट, आपको दे रखा है लेंथ के डिक्रीज होने की रेट, तो मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ लेंथ। और लेंथ को उसने खुद ने एक्स माना है, तो फिर हम कुछ और नहीं मान सकते। कर दे दिया, तो फिर उसमें फिर बदल नहीं करना, लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपको दे रखा है कितना, कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब रेट ऑफ डिक्रीज दे रखा है। अब तक तो सर चेंज चेंज वर्ड लिखा हुआ था, तो चेंज क्या होता है, मैथ्स में चेंज दो ही होते हैं, बढ़ना और घटना। कोई कलर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा लेंथ का। भाई केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे ना, केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो इस बार उसने क्लियर कट खुद नहीं कह दिया डिक्रीज है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से जब अपन नोटेशन बनाएंगे, दैट इज, तो क्या नोटेशन बनेगा। हम्म, बोलो साक्षी। क्या, डी, डी एल बाय डी टी, यानी लेंथ को आपने एल माना है। हम्म, बोलो, कह तो रहा है एक्स मानो, तो क्या कहेंगे, डी एक्स बाई डी टी। चलो यहाँ तक सही है, आगे बताओ, डी एक्स बाई डी टी आगे इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू, सौम्या इक्वल टू व्हाट, 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन तो पता है ना, 5 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यही लिखेंगे क्या, बोलो, यही लिखेंगे, सीधे बैठो, यही लिखेंगे क्या हम, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। भाई डिक्रीज कह रखा है, सो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, ये छुपा हुआ है, समझे। तो यहाँ पे ये कहानी में ट्विस्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट में लिखाया हुआ है कि जब कोई क्वांटिटी बढ़ती है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जब घटती है तो नेगेटिव है। लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे आपको इस चैप्टर के नोट्स, इस एक्सरसाइज के नोट्स में। सो ये है पहली चीज गिवन, इसको मार्क करो एज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज, ऑल्सो, ऑल्सो, दूसरी चीज क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ, क्या कह रखा है उसने, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ, रेट ऑफ
इंक्रीज ऑफ विड्थ। ये रख दो ना इसको, बैक को, क्या है इसमें बैक में, आराम से बैठो ना, इसको यहाँ पे फोकस करो। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ये कितना गिवन है, इंक्रीज किस रेट से हो रही है विड्थ, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका नोटेशन बताओ, दैट इज डी वाई बाय डी टी। अब तो इंक्रीज ही हो रहा है, तो अब अपन उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, क्या, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ओके। अब तक जो था पैरामीटर बढ़ रहा था या घट रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा पैरामीटर भी बढ़ रहा था या घट रहा था, लाइक रेडियस बढ़ रहा था तो एरिया बढ़ना ही है, ऐसा तो हो नहीं सकता करना। लेकिन अब दो पैरामीटर्स हैं सम, अगर ये दोनों बढ़ते तो पेरीमीटर और एरिया 100% बढ़ता, कॉमन सेंस है। ये दोनों ही घट जाते तो पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही घट जाते, ये भी कॉमन सेंस है। बट अब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो अब पेरीमीटर बढ़ भी सकता है, वो कितना बढ़ रहा है घट रहा है वो चेक करना पड़ेगा, और घट भी सकता है, सिमिलरली एरिया बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस बार जब आप डीपी बाई डी टी पेरीमीटर निकालो या डीए बाई डी टी पेरीमीटर निकालो, तो वो प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। समझ गए, क्लियर। चलो अब पूछा क्या है उसकी बात करते हैं। अगर प्लस में आ जाए तो कह देना पेरीमीटर बड़ा है या एरिया बड़ा है, और माइनस में आ जाए तो कह देना घटा है, ठीक है ना। ओके, सो अब क्या करना है, अब आपसे पूछा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, ए पार्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो नहीं, पहले पेरीमीटर का पूछा है तो पेरीमीटर फंक्शन लिखना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वी नो दैट, बोलो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर को हम पी से डिनोट करा देते हैं, पी ऑफ ए रेक्टेंगल। बताओ साक्षी, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पी ऑफ ए रेक्टेंगल क्या। हम्म, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा छोड़ो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस, यानी कि उनको जोड़ना है, जोड़ो। सही हो गया ना फॉर्मूला, अपने आप आपने सही किया ना। दैट मीन्स हमको कुछ याद करना नहीं होता, हमको तो बस ये याद रखना होता है कि पेरीमीटर क्या होता है। अभी आप कह रहे थे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जैसे मैंने मीनिंग पूछा तो आपने कहा 2 × 12 + 3, क्योंकि याद आ गया जोड़ना है, ठीक है। सो क्या हो गया ये, 2 × L + B, तो एल और बी को हमने एक्स और वाई माना ही है, ठीक है, यही होगा। दैट इज P इक्वल टू 2 × X + Y। अब इस पेरीमीटर इक्वेशन को, इसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर इक्वेशन को हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर दें। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, सो वी गेट व्हाट, बताओ, dp बाय dt इक्वल टू 2 तो विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट वैल्यू। x को क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, करो। x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dx/dt, राइट। और अगर x को x के रेस्पेक्ट में करना होता तो 1 आता ऑब्वियस, ठीक है। y को t के रेस्पेक्ट में करना, dy/dt। अब dx/dt और dy/dt की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से करो, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बोलो, करो। इक्वल टू 2 × dx/dt की वैल्यू क्या है, -5, प्लस उसकी वैल्यू क्या है, 4, कम रह गया, यानी पेरीमीटर कम होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये वैल्यूज मिल गए हमको। सो -5 + 4 क्या होता है, -1, -1 × 2 क्या होता है, -2, और पेरीमीटर का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर मिनट। डन, क्लियर है। यानी कि हर एक मिनट में, अब की बार मिनट की बात हो रही है, पेरीमीटर जो है -2 हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये लीनियर है तो अगेन आप इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हो, मैनुअली भी आप कोई भी लेंथ और ब्रेड्थ ले लो, और 1 मिनट के बाद इतनी तो लेंथ कम कर देना, इतना ब्रेड्थ तो बढ़ा देना, और फिर आप पहले वाले पेरीमीटर को अब वाले पेरीमीटर से कंपेयर करोगे, तो पहले वाला पेरीमीटर अब वाले पेरीमीटर से 2 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। ये आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो, लीनियर के केस में ही चेक कर सकते हो, बाकी हमारी इतनी कैलकुलेट, हमारे औकात नहीं है इतनी कैलकुलेट करने की, इतनी एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की, जितना एग्जैक्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देता है, ठीक है,
समझ गए? ओके। अब यहाँ पे देखो, एक्स और वाई पुटअप करने के लिए उसने कहा वैल्यू है क्या हमारे पास -2 के आगे कहीं एक्स और वाई लिखा हुआ है क्या? लेकिन सवाल तो यही है ना कि एक्स और वाई पुटअप करो। तो जब पुटअप करने के हमारे रेंज ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है, और फिर भी पुटअप करने के लिए कहे, तो पुटअप करके और वापस वही लिख दो। ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ, क्योंकि उसने ये x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 6, जिससे व्हेन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6, ये कॉमन क्वेश्चन है ए और बी पार्ट दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल बी पार्ट के लिए क्वेश्चन है। तो उसने ए पार्ट में भी कहा कि पुटअप करो आप, तो कैसे करेंगे हम? अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर व्हेन, जो भी वो कहता है लिखो, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे चाहिए अपने को, इस गिवन बाय, इसका इसका नोटेशन क्या लिखेंगे इस पूरी बात का? रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर को क्या कहेंगे? बोलो। डीपी बाय dt। पॉइंट क्या गिवन है आपको? x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6, दो पैरामीटर्स में गिवन है पॉइंट, तो यू विल राइट लाइक x इक्वल टू 8 कॉमा y इक्वल टू 6, ये दो पॉइंट पे आपको पैरामीटर है। इज इक्वल टू, अब आंसर वो का वही लिख देना है, -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और वी कैन से, और वी कैन से 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज। माइनस हटा के डिक्रीज वर्ड लगा था। समझ आया? ओके। या तो फिर आप वहीं डिक्रीज लगाओ। देखो, दोनों बातें, अगर आप रेट ऑफ चेंज वर्ड की जगह अगर आप डिक्रीज वर्ड यूज करते हो, तो अब आपको यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं। अब आप साइन लगाओ मत, आपने पहले ही कह दिया ना डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज किस रेट से हो रहा है? 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट। लेकिन अगर आप वहां पे चेंज वर्ड लगाते हो, तो एक बार के लिए माइनस और फिर उसको डिकोड करो, डू से डिक्रीज करो। ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन करें इसका। देखो, बी पार्ट पे आओ। तो बी पार्ट के लिए हमको एरिया फंक्शन को करना पड़ेगा एक्सपेंड। अगेन वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए, एरिया को हम ए ले लेते हैं, एरिया ए ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा? आप करो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो एक्स वाई हो जाएगा। दैट इज ए इक्वल टू एक्स वाई। डन। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी अगेन करो। सो ए को टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, क्या मिलेगा? डी ए बाय डी टी। और एक्स वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि दोनों पैरामीटर पे एरिया डिपेंड करता है, करता है। सो दोनों अगर वेरिएबल्स हैं तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। दो वेरिएबल्स हैं वहां पे, तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी को क्या कहते हो? डी एक्स बाय डी टी इंटू सेकेंड वेरिएबल एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट रूल से अब एक्स एज इट इज, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टी को क्या कहते हो? डी वाई बाय डी टी। समझ में आई बात? ओके। देखो, डिफरेंशिएशन चैप्टर में तो केवल डिफरेंशिएशन करना सीखते हो आप, मतलब फॉर्मूले याद करना। एक्चुअली उसका मीनिंग तो इस चैप्टर में सीखते हो, कि हमने क्या सीख के आए हम, उसका अर्थ आप इस चैप्टर में सीखते हो। ठीक है। चलो, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, कितनी थी? -5, -5 थी ना शायद, बोलो, इंटू वाई, और x इंटू डी वाई बाई डी टी वो बढ़ रहा था 4 सेंटीमीटर, तो 4, राइट। सो ये आ चुका है -5y, 4x -5y लिख दो, अगर सीधा करके लिखें तो 4x -5y, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके। अब इसमें है एक्स और वाई पुटअप करने की चीज। ठीक है। सो इसके बाद इसी में चेंजेस करके लिख देता हूं मैं। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when x equal to 8 and y equal to 6 is given by dA by dt at x equal to 8 and y equal to 6। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, फिर नीचे लिख देता हूं कैसे करेंगे। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है वो? 8, -5 इंटू वाई की वैल्यू क्या कह रहा है वो? 6। सॉल्व करना जरा। 32, 32 में से 30 गया, ये आ गया पॉजिटिव, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी कि पॉजिटिव आया तो इंक्रीज। मैच करो आंसर। तो अजीब लग रहा होगा कि पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है बट एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। और दोनों दो दो ही हो रहे हैं फिर।
वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज हो रहा है पेरीमीटर, लेकिन एरिया नहीं। हाँ वो डिक्रीज हो रहा है और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है। ये सुनने में अजीब लगेगा कि सर रेक्टेंगल कैसा हो रहा है, समझ नहीं आया। वो कुछ ऐसा भी एक्सपैंड हो सकता है, कुछ ऐसा भी एक्सपैंड हो सकता है, तो किसी केस में भी एरिया बढ़ेगा पेरीमीटर। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से कैसे कनेक्ट करूँ मैं इसको? देखो मान लो आपका कोई रेक्टेंगुलर खेत है, अब आपको उसकी फेंसिंग करनी है, तारबंदी करनी है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ पेरीमीटर। आपको उसके अंदर मान लो फर्टिलाइजर डालना है या खाद बीज डालनी है या उसकी प्लफिंग करनी है अंदर की, तो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। अब आप, हर आदमी खर्चे के बारे में हमेशा सोचता है कि कोई भी काम हो कम से कम खर्चे में हो, और ये सोचना भी चाहिए, उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो फेंसिंग करनी है, तो अब आप एरिया उसका कितना, लेंथ कितनी बढ़ाओ, ब्रेड कितनी बढ़ाओ, ताकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशन से कनेक्ट हो गया ना। अभी मैक्सिमम मिनिमम और ज्यादा कनेक्ट करूंगा। बट इसका एरिया बढ़ गया, तो उसकी विन विन सिचुएशन हुई, इधर खर्चा कम हो गया और प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ठीक है। चार 20 मिनट या खड़े रहो। आठ होते होते ही हमने डिफरेंशिएशन कवर कर चुके हैं, तो हम 2 महीने जल्दी हैं। वो सब बराबर हो जाएगा अगर ये स्पीड मेंटेन नहीं करी तो, है ना। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का टारगेट था, तो आधी भी नहीं हो पाई, तो फिर वो सब बराबर हो जाना है। फिर वो एट द एंड ऑफ द डे वो ही आ जाना है जो सृष्टि और की हालत थी लास्ट टाइम। सर अब तो एग्जाम ही आ गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो वो अगर आपको बढ़ानी है, अब जैसे अभी आप ऐसी स्पीड से चले पिछली बार, कि ज्यादा ज्यादा पढ़ा, 1.5 घंटे की क्लासेस हुई, तो उसका रिजल्ट भी आपके पास ही है। और नहीं करोगे तो उसका फिर जो लॉस है वो भी आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। ना प्रॉफिट मेरा, ना लॉस मेरा। आप दिसंबर में कोर्स खत्म करते हो तो आपको फायदा है, आप फरवरी में कोर्स खत्म कर दे हो तो नुकसान आपको है। ना तो दिसंबर में कोर्स जल्दी खत्म करने में मेरा कोई फायदा, मुझे तो कोर्स कराना है कभी भी करो, और ना फरवरी में खत्म करने पे आप, मुझे नुकसान है। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। अब आप कैसे टाइम को यूटिलाइज करते हो। कम से कम कोशिश करो कुछ दिन तो 1.5 घंटे की क्लासेस चल सकें, ये 1.25 घंटे की क्लासेस चल सकें। तो अब वो हमको कैसे सपना आएगा कि आप आज जा रहे हैं, तो वो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ना आपके ग्रुप में। आपके ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नो कम्युनिकेशन एट ऑल। क्लास 10th में 34 बच्चे हैं इस टाइम, लेकिन फिर भी एक एक बच्चा अपना अपडेट देता है आज भी ग्रुप में। और ये हालत आपकी भी थी, बट अभी जैसे आप बड़े हो गए हो ना, तो बड़े लोग हो गए हो। वी नीड टू बी कम्युनिकेटेड, वी नीड टू बी कॉन्टेक्टेड ईच अदर। अब जैसे उस दिन लास्ट मैच देख रहा था, फाइनल, और देखना भी चाहिए, तो उसने मैच देखते ही खत्म होते ही अगले 1 मिनट में इसका मैसेज आ गया था, सर कल का टाइम क्या है, क्योंकि उसको भी पता है सर भी मैच देख रहे होंगे। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अब कल का टाइम सर चेंज करेंगे, ये जो भी होगा देखा जाएगा। संडे तो हर सर टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप में से किसी और, आप भी देख रहे होंगे मैच, बट आपने नहीं जरूरी समझा कि फोन उठा के देख लें कि अब आज का तो दिन खत्म हो गया, कल क्या करना है उसकी प्लानिंग एक रात पहले तो करनी पड़ेगी, कि सुबह से क्या काम करना स्टार्ट करना है। कहीं भी थे, सब कुछ हो जाता है। ये 21वीं सदी चल रही है, आप साउथ अफ्रीका में बैठ के भी इंडिया का काम कर सकते हो, करते ही हैं लोग बाग। तो फिर अब आप प्लानिंग करो, आपस में बातचीत करो, और फिर मुझे बता दो, जैसा आप कहोगे मैं तो वैसे काम कर लूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। अच्छा, पढ़ना है आप लोगों को?
अच्छा आप जा नहीं रहे, और आप तो जा रहे हो, और आप जाते ही नहीं हो। चलो तो फिर आप जाओ, हम एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, दो तीन क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कल खत्म करते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब फुलाना, जब बैलून को फुलाते हैं तो वो स्फेरिकल हो जाता है, और वैसे अगर वो ना कहे ना तो भी बैलून को हमको हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में स्फेरिकली मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बैलून स्फेरिकली थोड़ा होता है, बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर थोड़ा होता है, बट हमको मानना है। ठीक है, इस बीइंग इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेट करने का मतलब होता है उसमें हवा भरना, बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में हमको 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड इन्फ्लेट करनी है उसके अंदर। हर एक सेकंड में उसमें इतनी गैस डाली जा रही है, यानी इतनी गैस डाली जा रही है तो इतना ही वॉल्यूम बढ़ रहा होगा। तो हर एक सेकंड में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसने कहीं पर भी वॉल्यूम वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने वॉल्यूम वर्ड यूज किया क्या? बट ये कॉमन सेंस है कि 900 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्या बढ़ेगा, रेडियस तो बढ़ेगी नहीं, सेंटीमीटर क्यूब कह रहा है ना, एरिया बढ़ेगा नहीं, क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम के चेंज होने की रेट दे रखी है, यानी कि डीवी बाय dt ये दे रखा है कितना? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। आगे बढ़ो। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। तो बड़ी चीज से छोटी चीज पूछ रहा है ना, डी आर बाय डी टी पूछ रहा है, और वो भी एक पॉइंट पे पूछ रहा है व्हेन द रेडियस इज 15। तो सरल सा क्वेश्चन है, डी आर बाय डी टी पूछ रहा है व्हेन द रेडियस इज व्हाट? 15। ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो क्या करूं, वॉल्यूम फंक्शन लिख दूं पहले? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलो सौम्या। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, वी गेट dv बाय dt, और 4/3 पाई विल रिमेन एज इट इज, और आर क्यूब का विथ रेस्पेक्ट टू आर करो पहले, सो 3r² एंड फिर आर का विथ रेस्पेक्ट टू क्या हुआ, भूल गए थे क्या पहले? विथ रेस्पेक्ट टू टी करो, dr/dt, इसको सॉर्ट आउट करो, 3 से 3 खत्म, 4 पाई r² और dr/dt की वैल्यू इज 900, तो ये हो जाएगा 3600 पाई r²। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा? कुछ गलत किया? बिल्कुल गलत किया। dr/dt की वैल्यू थोड़ा ना दे रखी है, इसकी दे रखी। ओके, इस बार इसकी दे रखी है, उसकी तो पूछी है, हमने उसकी पुटअप कर दी। चलो, सो इसको सॉल्व करो फर्दर, तो इट इज लाइक 4 पाई r² इंटू dr/dt, और ये किसकी वैल्यू है? dv/dt। तो इस बार कहानी में ट्विस्ट है, अब तक ये पूछ रहा था, ये दे रखा था, अब की बार ये दे रखा है और उससे ये पूछा गया है। सो जो भी दे रखा है पुट द वैल्यू, इस इक्वेशन में जो भी पूछा है उसकी वैल्यू पुटअप करो। इम्प्लाइज dv/dt की वैल्यू क्या है? 900 इक्वल टू 4 पाई r² इंटू dr/dt। सो यहां से dr/dt निकल जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 4 करना है, कितना होगा? 800, 200, 225, और पाई r² भी डिनोमिनेटर में आएगा, 225 डिवाइडेड बाय पाई r², और ये रेडियस है तो रेडियस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अरे आर भी तो पुटअप करना है अभी का आंसर, ये तो आर की वैल्यू भी तो पुटअप करनी है। और जब पुटअप करने की जरूरत तभी नहीं पड़ेगी जब स्टार्ट ही लीनियर से हुआ हो, तो स्टार्ट लीनियर से हुआ ही नहीं है, क्यूबिक से हुआ है, पहले से इंस्टिंक्ट आ जाना चाहिए कि आर तो पुटअप करना ही पड़ेगा। सो पूछा तो हमसे ये था ना, सो इसको हम लिख देंगे 225 डिवाइडेड बाय पाई, आर की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 15। सो 15 इंटू 15 खत्म हो गया, ये भी 225 से 15 इंटू 15 खत्म हो गया। सो द आंसर इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर अब मैच, ठीक है ना? एंड डोंट एवर पुट द वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू 22/7 until and unless it is said in the question। आपसे 11th क्लास के बाद से पाई आपके लिए पाई है बस, और कुछ नहीं है, और यूलर नंबर ई आपके लिए ई है, वो कहेगा वैल्यू पुटअप करो देन ओनली यू विल पुट द वैल्यू, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। ठीक है ना, वो तो एक्सपेक्टेड हम मानते हैं टू सॉल्व फॉर सर्टेन क्वेश्चंस। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9, बैलून विच ऑलवेज, अब देखो 8 और 9th में डिफरेंस पता करो पहले तो।
अभी हमने जो 8 क्वेश्चन किया, वापस बैलून का क्वेश्चन आ गया, स्फेरिकल बैलून का। डिफरेंस क्या है? बेटा वॉल्यूम निकालने के तो दिन गए, 10वीं में निकालते थे वो तो। अगर निकालना भी होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, मान ली बात। ठीक है, रेडियस तो वेरिएबल बाकी सब क्वेश्चंस में भी थी, तभी तो वॉल्यूम भी वेरिएबल था। रेडियस बढ़ रही थी या घट रही थी तो वेरिएबल ही थी ना। बोलो। डिफरेंस क्रैक नहीं हो रहा है इसमें। क्वेश्चन के टाइप में क्या डिफरेंस है? ये सेम है, सेम पैटर्न पे कर दें फिर आ जाएगा आंसर, सोचो जरा। कुछ तो अलग है। पिछली बार डीवी बाई डी टी गिवन था और डी आर बाई डी टी पूछा था। अभी आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, वो तो मान, वो तो कोई भी क्रैक कर लेगा कि सर इस बार रेडियस की रेट ऑफ चेंज गिवन है और वॉल्यूम की रेट ऑफ चेंज पूछी गई है। बस इतना ही डिफरेंस है क्या? तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन उठा लेते हैं, उसमें चेंजेस कर लेते हैं क्या, उससे आंसर आ जाएगा क्या? अच्छा, यहाँ पे द लैटर का मीनिंग तो समझ में आ गया। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द लैटर? व्हेन द लैटर इज 10 सेंटीमीटर। इस बार रेडियस नहीं दे रखी 10 सेंटीमीटर, लैटर दे रखा है। द लैटर। कभी सुना है ये वर्ड लैटर, द लैटर? सुना ही नहीं है। द फॉर्मर, ये सुना है? द फॉर्मर, द लैटर। इस लेटर की वैसे स्पेलिंग गलत लिखी है इसने, ये वो वाला लेटर नहीं है। यहाँ पे इस लेटर की स्पेलिंग ये वाली होगी, द, LATTER, द लेटर। तो दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, द फॉर्मर, द लेटर। अभी याद आया क्या? अभी भी याद नहीं आया? तो इंग्लिश ग्रामर नहीं है क्या आपके कोर्स में? तो फिर उसमें कभी ये चीज नहीं निकल के आई। वेरी स्ट्रेंज। चलो, द फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, द लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो एक स्टेटमेंट में अगर दो चीजों का जिक्र किया जाए और फिर बाद में उन दोनों में से किसी एक का जिक्र करना हो, तो जिसका जिक्र पहले कर दिया गया है उस वारदात में, उसको हम द फॉर्मर से रिप्रेजेंट करते हैं आगे चल के। और जिसका जिक्र बाद में किया गया है, उसको उसको हम द लैटर से करते हैं। जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं कि ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बोथ आर द प्रेशियस स्टोन्स, बट द फॉर्मर इज द मोर प्रेशियस। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों प्रेशियस हैं, लेकिन जो पहले वाला, जिसका नाम मैंने पहले लिया गोल्ड, वो ज्यादा प्रेशियस है। ठीक है। उसमें लेटर की स्पेलिंग ये होती है, आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक है। उस लेटर का मीनिंग होता है जो लिखा हुआ है वो एक एडवर्ब है। ये जो लेटर लिखा हुआ है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बाद में। आई विल डू इट लेटर, मैं काम बाद में करूंगा। इस लेटर का मतलब है पहले वाला, और ये एक एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन के लिए आ रहा है, जिसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। डन? क्लियर? ओके। चलिए, तो ये तो हो गई ग्रामर की बात। अब बताओ यहाँ पे द लेटर का मतलब बाद वाला, द लेटर का मतलब बाद वाला, तो बाद वाला कौन? इस स्टेटमेंट में देखो कि बाद में किसका जिक्र हो रहा है। अगर यहाँ पे फॉर्मर लिखा हुआ आ जाए तो फिर पहले वाला है, तो लेटर का मतलब तो बाद वाला है। तो वॉल्यूम पहले जिक्र हुआ है, रेडियस बाद में जिक्र हुआ है, यानी कि ये क्या है? रेडियस है। अभी ठीक है। चलो, अभी भी आप क्रैक नहीं कर पाए, स्ट्रेंज। पूरी एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट हुआ है 9th में।
बाकी जो बीच के क्वेश्चंस थे सारे सेम पैटर्न पे थे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया ऐसे मान। इस बार वॉल्यूम के चेंज होने की रेट पूछी है, बट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। साफ साफ तो लिखा हुआ है विद द रेडियस, तो डीवी बाय dt नहीं पूछा, डीवी बाय डी आर पूछा है। तो सवाल तो उससे भी सुपर इजी है, बट मीनिंग समझ में नहीं आया और डीवी बाय dt ढूंढने चले गए, तो फिर सॉल्व कैसे होगा? सवाल तो उससे भी इजी है, मतलब तीसरा पैरामीटर टाइम है ही नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन है ही नहीं, उससे भी सरल है, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन है। लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आया, तो फिर आप डीवी बाई डी टी डी आर बाई डी टी वाले कॉन्सेप्ट में घुस गए इस क्वेश्चन में। और देखो कितना अच्छे से प्रॉपरली अरेंज किया इस एक्सरसाइज को, पहला क्वेश्चन आया था, फिर एक रिवीजन के हिसाब से नाइन्थ दे दिया, ताकि वो भूल ना जाना। मैंने कहा था कि 99% तो टाइम के रेस्पेक्ट में चलेगा, लेकिन 1% चांस है ना कि वापस रेडियस के रेस्पेक्ट में भी चल सकता है। ओके, सो आपसे क्या पूछा है इसने? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको नोटेशनल फॉर्म में डालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, एंड दैट ऑल्सो व्हेन रेडियस इज 10, ये पूछा गया है। अभी क्लियर है? तो स्ट्रेट अवे वॉल्यूम फंक्शन को हम कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। 4/3 पाई r क्यूब था जैसे पहले किया था हमने, तो इस बार हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे। रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? आर, क्योंकि हमको v से dv बाय dt नहीं बनाना, हमको v से dv बाय dr बनाना है। तो सॉल्व करेंगे 4/3 पाई, और जैसे कि 3 r क्यूब का हमने किया था 3r², लेकिन अब जो आप dr बाय dt लिखते थे वो अब की बार नहीं लिखना, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, r की रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो dr/dr 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 से 3 कटा, ये हो गया 4 πr², और वॉल्यूम है तो फिर सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में था, और सॉरी सेकंड में थोड़ा ना होगा। अब बताओ यहाँ पे यूनिट क्या होगा, चलो बताओ। वॉल्यूम का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा स्पीड और रेट ऑफ चेंज हमेशा समथिंग पर समथिंग दी जाती है, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर। वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, रेडियस है, यहाँ टी होता था तो वहां सेकंड और मिनट लिखते थे, यहाँ पे टी थोड़ी ना अभी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? पर सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है, रेडियस जब 1 सेंटीमीटर बढ़ता है तो वॉल्यूम 4 πr² सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। ठीक है, समझ गए? अभी और इसमें ट्विस्ट बाकी है, हमको डीवी बाई डी आर एट, तो एक स्टेप लिख देंगे, नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इज गिवन बाय dv by dr at r equal to 10, so it will be equal to 4 pi, r की वैल्यू 10 का स्क्वायर, that is equal to 400 pi सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। हो गया मैच? हम्म, चले एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th वन। लैडर, लैडर मतलब समझते हैं सब? हम्म, नहीं समझते? सिटी, लकड़ी वाली सिटी, मूवेबल सिटी, जो परमानेंट होती है उसको स्टेयर्स बोलते हैं। तो जो लैडर है वो 5 मीटर लंबी है, लंबाई कितनी उसकी? 5 मीटर। उसको एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर दिया, वॉल के अगेंस्ट उसको लीन कर दिया, जैसा करते हैं उसका काम ही वही है। अब बॉटम को खींच रहे हो, बॉटम ऑब्वियसली फर्श पे होगा, फ्लोर पे होगा, जमीन पे होगा, उसको खींचोगे ऐसे, तो उसकी जो हाइट है वो कम होगी। तो सपोज करो ऐसे मैंने लैडर इंक्लाइन कर दी, अब मैं यहां से उसको खींचूं, ठीक है, तो वो क्या होगी? कम होगी ना। अब ऐसा क्यों करोगे? सपोज करो मुझे इतनी हाइट नहीं चाहिए, मुझे कम हाइट चाहिए, तो कम हाइट करने के लिए मैं उसको खींच दूं तो कम हो जाएगी। तो ये क्या कह रहा है? द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग उसको पुल कर रहे हो, पुल मतलब ये ऐसे, पुश मतलब ऐसे होता है, पुश करोगे तो हाइट बढ़ेगी, और पुल करेंगे तो हाइट घटेगी। ओके, और अलोंग द ग्राउंड कर रहे हो, ठीक है। अवे फ्रॉम द वॉल, ऑब्वियस बात है, पुलिंग तो अवे फ्रॉम द वॉल होगी, और पुशिंग टुवर्ड्स द वॉल होगी। ठीक है, आगे किस रेट पे? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए? हर 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर पुल कर रहे हो आप लेडर को, ग्राउंड से मतलब बॉल से दूर। समझ गए? आगे बढ़ो। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट
ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ऑब्वियस बात है, जैसे मैं पुल कर रहा हूँ तो हाइट डिक्रीज हो रही है, किस स्पीड से डिक्रीज हो रही है पता करना है, और वो भी एक पॉइंट पे, पॉइंट तो देता है ना, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, उस पॉइंट पे पता करो जब वॉल और फुट ऑफ द लैडर के बीच में 4 मीटर का गैप था, उस मोमेंट पे किस स्पीड में, उस मोमेंट पे भी मैं खींच रहा हूं उसको, उस मोमेंट पे भी मैं उसकी, जो ये 4 मीटर था ना, ये 1 सेकंड बाद 4 मीटर 2 सेकंड हो जाना है, क्योंकि हर एक सेकंड में मैं 2 सेंटीमीटर उसको बढ़ा रहा हूँ उस गैप को। तो जब 4 मीटर था तब मैं उसको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से उस गैप को बढ़ा रहा था, तो हाइट कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से कम हो रही थी, ये मुझे पता करना। समझ गए सवाल? ओके। इन शॉर्ट मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट कौन से, अब ये तो हो गई प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन, लेकिन इसको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कौन से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से आप इसको कंपेयर कर पा रहे हो? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है। कोई फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, जैसे एरिया फंक्शन, वॉल्यूम फंक्शन, तो कोई फंक्शन माइंड में आ रहा है जो इस पूरी वारदात को समराइज करे, ये इसको मैं किस मैथमेटिकल फंक्शन या कॉन्सेप्ट में डालूं इस पूरी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन को? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जब आप एक वॉल को, एक लैडर को इंक्लाइन करेंगे एक 90 डिग्री वॉल पे, तो वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और राइट एंगल ट्राइंगल का फंक्शन बनाएंगे हम इसमें। समझ गए? तो ये तो जल्दी से पिक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो अनसीन आएगा, अनसीन मतलब हमने ये कर लिया कुछ और बन के आएगा, वहां पे आपको सोचना है। ओके। सो इसमें फिगर बनाना जरूरी है फिर इस क्वेश्चन में। सो लेट्स से कि ये तो है वॉल और ये है फ्लोर, ठीक है, ये वॉल और ये फ्लोर। अब वो नहीं कहेगा, ये तो अंडरस्टूड है कि वॉल और फ्लोर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, ठीक है। कोई कैसा दीवार टेढ़ी है तो वो ऐसी सिचुएशंस अपन नहीं मानेंगे, अपन मानेंगे कि दीवार सीधी है। ओके। मान लो लैडर ऐसा है अभी इस समय, ठीक है। सो इस समय ये एबीसी बन रहा है। ओके। अब हर एक सेकंड में आप 2 मीटर उसको इधर की साइड करते हो ड्रैग, तो सी पॉइंट जो है वो उठ के इधर आ जाता है, मान लो सी डैश हो जाता है, तो ए पॉइंट उठ के नीचे आ गया होगा, तो वो ए डैश हो गया होगा, मान लो, बताओ, हो गया होगा। तो अब ए डैश और सी डैश को मिलाएंगे तो अब लैडर कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, टेल मी, बताओ। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पहले केस में और ड्रैग करने के बाद वाले केस में लैडर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी, 5 मीटर। जब मैं उसको खींचूंगा तो उसकी वॉल के अगेंस्ट हाइट कम होगी, बट एसी अगर 5 मीटर था शुरुआत में, क्वेश्चन में दी वन है 5 मीटर, अगर एसी 5 मीटर था शुरुआत में, तो अब ए डैश सी डैश आज भी 5 मीटर का ही रहेगा। ये बस ये पकड़ने वाली बात है यहाँ पे, ये नहीं पकड़ में आया तो इस क्वेश्चन में आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। वो लेंथ उसकी लेडर की बराबर रहेगी दोनों ही केस में। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी, जिसका मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन है 5, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए डैश बी सी डैश, उसका भी मुझे हाइपोटेन्यूज पता है 5 मीटर। डन। अब आगे बढ़े। अब बॉटम आपने कितना ड्रैग किया, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ड्रैग किया आपने, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने इसको ड्रैग किया है इस साइड। तो ये कितने सेंटीमीटर, क्वेश्चन मार्क, कितने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये हाइट कम हुई, ये आपसे पूछा गया, और वो भी किस मोमेंट पे, जब आपका स्टार्टिंग में फुट ऑफ द लेटर कितना था, 4 मीटर था, यानी कि पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल में बीसी की वैल्यू भी गिवन है मुझे, कितनी, 4 मीटर। जब ड्रैग करना स्टार्ट किया तब उस समय ये फुट ऑफ द लेटर 4 मीटर था, तो उस समय अगर ये फुट ऑफ द लेटर 4 मीटर था तो ए बी कितना रहा होगा, 3 मीटर। यहां से लेके यहां तक, यानी पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल का तो सब पता है, 3 4 5, ये 5 ये 4 और वो 3, दूसरे वाले की केवल और केवल हाइपोटेन्यूज पता है और कुछ नहीं पता। सवाल क्लियर हो गया, डिकोड हो गया। अब ये सारा काम करे कैसे? सो हमें काम करते हैं, जो ये वाला पैरामीटर है उसको तो एक्स मान लेते हैं, और जो पूछा गया है उसको वाई मान लेते हैं। सो डी एक्स बाई डी टी गिवन है,
और dy बाई dt पूछा गया। समझ गए? रेट ऑफ चेंज ऑफ लेट से इसको बेस मान लेते हैं ना राइट एंगल ट्राइंगल का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस, ये तो गिवन है, ये तो गिवन है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी। और ये बढ़ रहा है या घट रहा है? बेस बढ़ रहा है ना, पहले 4 था तो अब 4.02 हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर बढ़ के, तो ये बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ये आपसे पूछा गया है। और इसको नोटेशन फॉर्म में डाल देते हैं, दैट इज dy बाय dt। ये आपसे पूछा गया, और किस पॉइंट पे, अच्छा चलो एक बार के लिए तो चलो किस पॉइंट पे पूछा गया बताओ, व्हेन dy बाय dt, व्हेन किस पॉइंट पे पूछा गया है, व्हेन x = 4। पूछा तो dy बाय dt है लेकिन पॉइंट x की फॉर्म में गिवन है, किस पॉइंट पे पूछा गया, व्हेन x = 4, ये आपसे पूछा गया है। सवाल डिकोड हो गया सारा? टेल मी। यानी एक्स और वाई का रिलेशन निकालना पड़ेगा, और एक्स और वाई का रिलेशन क्या है, x² + y² = लेंथ ऑफ लेडर का स्क्वायर, जो कि है 5 मीटर। ठीक है ना? हेयर इट इज क्लियर दैट, here it is clear that from the Pythagoras theorem we can say that base square plus height square, उस इक्वेशन से अपन कनेक्शन निकालेंगे, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, राइट? तो ये देगा आपको फंक्शन, ये इक्वेशन आपको फंक्शन बना के देगी इस बार, जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है, राइट? दैट इज बेस क्या था, x, हाइट क्या थी, y, और हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है 5 स्क्वायर, दैट मींस 25। फाइन। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करो विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि dx/dt और dy/dt नामक पदार्थ आपको पैदा करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट बोलो x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, पहले x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, और फिर x का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx/dt। y का करो प्लस, सॉरी नॉट इक्वल, प्लस y² का करो 2y, और फिर y का रिस्पेक्ट टू t dy/dt, और 25 का कुछ नहीं करना, 0, और ऑल्सो उसको इक्वेशन 1 भी मान लेना, ये काम आएगा आगे। ठीक है? अब यहां से dx/dt तो गिवन है और dy/dt पता करना है, तो कोई भी एक चीज गिवन है, कोई भी दूसरी चीज पता करनी है, बात घूम फिर के वहीं आ गई। उसको पहले थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, उधर जाके कटेगा ना, बताओ। सो ये क्या हो जाएगी, x dx/dt प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। फाइन, ओके। अब यहां से जो भी गिवन है वो पुटअप करो, इम्प्लाइज x इंटू dx/dt की वैल्यू क्या गिवन है 2, और y dy/dt की वैल्यू पूछी गई है, प्लस y dy/dt इक्वल टू 0। इम्प्लाइज, इधर आ जाओ, इम्प्लाइज, तो 2x हो जाएगा, तो मुझे बताओ dy/dt की वैल्यू सॉर्ट आउट करके बताओ। 2y तो उधर गया -2y, और y डिवाइडेड -2x गया वहां पे, सॉरी -2x डिवाइडेड बाय y। अब आप देखो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया, तो क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? ये रेट ऑफ चेंज ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रही है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव मानी गई, और अगर वो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव मानते तो ये पॉजिटिव आती, क्योंकि एक डिक्रीज होगा तो ही एक इंक्रीज होगा। ठीक है ना? ये दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स, कि जो हम सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली होता है। ओके ना? चलो dy/dt इक्वल टू -2x/y, आगे बढ़ते हैं, बस यही आंसर है, लेकिन अब जिस पॉइंट पे आपसे पूछा गया है वो सोचना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पुटअप करने के लिए x भी है y भी है, सर पॉइंट तो x ही दे रखा है, अब क्या करें? तो जिस पॉइंट पे x4 है, क्या उस पॉइंट पे y3 नहीं है क्या? वो इस इक्वेशन से पता चलेगा, यानी इस इक्वेशन से आप किसकी, y की वैल्यू निकाल के रखो, क्या होगा, y = 25 -x² का रूट। ओके। सो अब मुझसे क्या पूछा गया था, मैं लिखने वाला हूं। मुझसे पूछा गया था ना, dy/dt व्हेन x = 4।
ठीक है ना, एन एक्स इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, उसको पहले थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करने की जरूरत है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मुझे x की वैल्यू गिवन है तो मैंने y को भी कन्वर्ट कर लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इट इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों जगह x पुट अप करने के लिए मिल गया आपको, और यूनिट तो लिखनी है ही, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू पुट अप कर दो, जो भी गिवन है x की वैल्यू है ना, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ द रेट, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट ऑन द वॉल when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall is given by dy by dt at x equal to 4, और उसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, इसमें -2 इंटू एक्स की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय √25 माइनस एक्स की वैल्यू अगेन 4 का स्क्वायर, सो ये नीचे 3 आ जाएगा, और -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब अगेन अगर आपने इसका लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसे लिखा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट, तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, और अगर आपने रेट ऑफ चेंज वर्ड यूज किया है तो एक बार के लिए आप माइनस लगाएंगे, और फिर दूसरे ही पल आप लिखेंगे, और वी कैन से 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज। ठीक है, बट ज्यादा सही करना पता है क्या है, ज्यादा सही करना है कि आप स्टार्ट करो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट से, ना कि डिक्रीज ऑफ हाइट से, और फिर सेकंड केस में आप बताओ कितना डिक्रीज हो। ठीक है, वो ज्यादा सेफ होता है, आप चेंज वर्ड यूज करो हमेशा फर्स्ट टाइम तो, और उसके बाद फिर आप उसको डिकोड करो, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड डिक्रीज। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, बाकी क्वेश्चंस कल करें। कितने बजते हैं हम, कितने बजते हैं, एंड इन बिटवीन आपको एग्जांपल्स देखते रहने हैं। एक एक्सरसाइज में अपन मैक्सिमम 2 और 3 डेज निकालेंगे, तो 2 और 3 डेज का ही टाइम होगा उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स देखने के लिए आपके पास, तो आप साथ के साथ देखते रहें, साथ के साथ पूछते भी रहें हर दिन, कोई भी एक आध के एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट हो। 18, अभी कितने हो गए 10, तो 8 तो कल हो ही जाएंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।